हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए पहला क्वेश्चन है। मैं काउंट डाउन करूंगा यानी नीचे से स्टार्ट करूंगा। 24 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2026 के लिए मैं सिलेक्टेड किया हूं। 105 दिन में आपको बोर्ड की बेहतर तैयारी करा कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है 24 नंबर। वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण ही बनाता है। देखिएगा, जो अगर वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए तो सिर्फ अवतल दर्पण ही बनाएगा। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल, उत्तल और अवतल। तो समतल से काल्पनिक बनता है, उत्तल से भी काल्पनिक बनता है। एक अवतल है जो काल्पनिक भी बनाता है और वास्तविक बनाता है। तो सिर्फ वास्तविक कौन बनाएगा? तो याद रखिएगा, सिर्फ वास्तविक बनाएगा तो वो है अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों से बनता है। समतल से तो बनता ही बनता है, समतल से तो हमेशा बनता है काल्पनिक, उत्तल से हमेशा बनता है काल्पनिक, कभी इन दोनों से वास्तविक नहीं बनता है। पर अवतल दर्पण से काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। तो पूछा कि काल्पनिक किससे बनता है? तो काल्पनिक इन तीनों से बनता है, पर वास्तविक इन तीनों में से किससे बनता है? तो सिर्फ अवतल दर्पण से। याद रखिएगा, एक रिलेशन पूछेगा, एफ बराबर क्या होता है? तो एफ फोकस होता है। तो फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होता है। तो वक्रता त्रिज्या जो उसको हम आर से डिनोट करते हैं उसको आधी कर देंगे, तो जो एफ होता है वो क्या होता है? वक्रता त्रिज्या की आधी होता है। ये रिलेशन पूछ देता है, या पूछ देगा आर बराबर, तो फोकस के दुगुना होता है आर, तो एफ में 2 से गुना कर देंगे तो आर के बराबर हो जाएगा। तो रिलेशन पूछ देता कौन सही है, तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ठीक है, तो ये रिलेशन जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन एम का मान ऋणात्मक कब होगा? आवर्धन जानते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऊपर कर दीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई को कहां कर दीजिए? ऊपर कर दीजिए, और वस्तु की ऊंचाई को नीचे कर दीजिए। और जब भाग देंगे तो आवर्धन निकल जाएंगे। तो आवर्धन कब ऋणात्मक होता है? जब प्रतिबिंब उल्टा होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, और जब प्रतिबिंब सीधा होगा तो आवर्धन धनात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक जब प्रतिबिंब उल्टा, धनात्मक जब प्रतिबिंब सीधा। और आवर्धन का सूत्र भी याद रखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो इसे एक और क्वेश्चन पूछ देता है, आवर्धन का मात्रक क्या होता है? आवर्धन का मात्रक क्या होता है? तो आप जानते हैं कि किसी वस्तु की ऊंचाई या तो सेंटीमीटर में लीजिएगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी सेंटीमीटर में लेना होगा। तो जब ऊपर सेंटीमीटर और नीचे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया? कट गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रा विहीन होता है, इसमें कोई मात्रा नहीं होता है। तो मार के आइएगा, मात्रा विहीन होता है। ठीक है, क्यों होता है समझा दिया। ठीक है, अगर आपको लेना होगा ऊपर मीटर, तो नीचे भी क्या लेना होगा? मीटर। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर मीटर में लेते हैं तो वस्तु की ऊंचाई भी मीटर में लेंगे, तो मीटर मीटर कट जाएगा, यानी मात्रा विहीन हो जाएगा, मात्रा विहीन हो जाएंगे। तो आवर्धन का ये सही मात्रक मात्रा विहीन होता है, इसको जरूर नोट कर लेंगे। ये चीज इसमें नहीं है, ये 25वां नंबर क्वेश्चन है। मात्रा विहीन आवर्धन का ये सही मात्रक क्या होता है? तो मात्रा विहीन होता है, इस चीज को जरूर लिख लेंगे। अगला है दर्पण का सूत्र, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/v। आप जिसको जरूर नोट करके जाएंगे, ये जरूर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां करते हैं? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है। ये सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर से पूछ देता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग टर्च में होता है। आप कहिएगा टर्च में कहां होता है? तो मैं ये टर्च बना रहा हूं, जरा देखिए। ऐसे टर्च बनाएंगे तो इसके अंदर से क्या लगा रहता है? अंदर से अवतल दर्पण लगा रहता है, ताकि अवतल दर्पण क्या करता है कि
उसके प्रधान अक्ष पर यानी फोकस पर, अवतल दर्पण के फोकस पर, शायद यहां आपको दिख रहा है कि नहीं, यहां देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, दिख रहा है तो देखिए अवतल दर्पण में नियम है, अवतल दर्पण में एक नियम है कि अगर मान लीजिए कि यहां पर लाइट लगा देते हैं, यहां पर लाइट लगा देते हैं, मान लीजिए इसका फोकस है, तो फोकस से आने वाली जितने भी किरण होते हैं वो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाते हैं, वे प्रधान अक्ष के क्या हो जाते हैं, समानांतर हो जाते हैं, ठीक है, तो सीधा लाइट जाएगा। तो इसीलिए उसके बल्ब को, ये टर्च के बल्ब को, ये टर्च हो गया मान लीजिए, ये स्विच हो गया, तो टर्च के बॉल जो होता है वो कहां होगा, फोकस पर होगा, ताकि सारे किरण सीधा हो जाए और हमें दूर तक स्पष्ट दिखाई दे। तो मैं इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग टर्च में होता है और गाड़ी वाहन के अग्रदीप में होता है, वाहन के अगली जो हेडलाइट होता है मेन, उसमें भी यूज होता है। क्यों होता है, तो जब यहां पर मान लीजिए कि लाइट है, तो लाइट के फोकस पर अगर हम बल्ब लगा देंगे तो जानते हैं फोकस से आने वाली जितनी भी किरणें होती है दर्पण से टकराने के बाद सीधा हो जाती है, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, इसलिए सीधा लाइट जाएगा। जब सीधा लाइट जाएगा तो दूर तक दिखाई देगा, इसलिए वाहनों के अग्रदीप में, मैंने हेडलाइट में, दो हेडलाइट होता है ना, वो दोनों हेडलाइट में कौन दर्पण होता है, दोनों में कौन दर्पण, तो अवतल दर्पण लगा रहता है। अच्छा, हजामत बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूं, सुनिए। अवतल दर्पण में जब फोकस, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, अवतल दर्पण में जब देखिए, एक मिनट सॉरी, यहां ऐसे कर देता हूं। अवतल दर्पण में मान लीजिए फोकस और ये पी है, तो फोकस और पी के बीच में अगर कोई वस्तु लाते हैं, फोकस और पी के बीच में, फोकस दूरी और पी ध्रुव के बीच में अगर कोई वस्तु लाएंगे तो उसका प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक अब बहुत बड़ा बनेगा, पीछे बनेगा, इधर बनेगा, तो बहुत बड़ा बनता है, इसलिए दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो जब हम अपना मुहवा को फोकस तथा दर्पण के बीच में लाएंगे तो दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखाएगा, तो एक को बलवा ना छूटेगा, इसीलिए दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में अवतल का ही प्रयोग किया जाता है। तो अवतल का उपयोग पूछेगा तो टर्च के आगे लाइट में, हजामत बनाने में, वाहन के अग्रदीप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहां होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में होता है। अब वाहन के साइड मिरर क्या होता है, मैं आपके, मान लीजिए मैं ट्रक चला रहा हूं, मैं ड्राइवर नहीं हूं पर कोशिश कर रहा हूं, मैं ड्राइवर नहीं हूं, तो मैं ये ट्रक चला रहा हूं, तो ट्रक के साइड में, इधर में ड्राइवर के साइड में एक मिरर लगा रहता है, उसको साइड मिरर कहते हैं। अब साइड मिरर में क्या होता है, पीछे के जितनी भी गाड़ियां आ रही है वो इसमें सीधा छोटा करके दिखाता है, जिससे ड्राइवर को आसानी होता है गाड़ी को चलाने में। अगर ऐसे चला रहा है और साइड में अगर कोई गाड़ी पीछे से हॉर्न मारा तो देख लिया इसमें कि कौन गाड़ी आ रही है, उसके लायक वो साइड दे देगा, ठीक है। तो अगर मुंह निकाल कर दिखाएगा, मुंह ऐसे थोड़ा सा बिहारी भाषा बोल दिया, माफ करिएगा, तो ऐसे हो गया, तो इसमें अपना सर निकाल के देखेगा पीछे कौन गाड़ी है, तो क्या हो जाए, आगे ठोक देगा, सर उठा के पीछे देखा आगे ठोक, तो इसीलिए साइड मिरर लगा रहता है बगल में। तो उसी को साइड मिरर में क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है साइड मिरर में। याद रखिए, वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ये मैं लिख दिया, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में। चलिए, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब, तो सीधा, थोड़ा छोटा बनाता है, काल्पनिक बनाता है, सीधा, तो सीधा होगा तो काल्पनिक होगा। याद रखे, सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो सीधा, काल्पनिक और छोटा बनाता है, इसलिए ड्राइवर को आसानी से दिख जाता है कि बड़ी सी ट्रक भी छोटे में दिख जाते हैं और क्लियर दिख जाता है।
आप पूछता भी है सब्जेक्टिव में, क्या पूछता है जरा सुनिए, अवतल दर्पण को साइड मिरर में वरीयता क्यों देते हैं, उसका इंपॉर्टेंट साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं, अवतल और समतल का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन है सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का, तो वो मैं जब सब्जेक्टिव कराऊंगा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव तो उसमें मैं डालूंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहें। 2026 में आपको बेहतर रिजल्ट दूंगा। और आज से मेरा वीडियो स्टार्ट हो गया, पहले माइक नहीं था इसलिए मैं वीडियो बना नहीं रहा था, पर आज से वीडियो मेरा बनना शुरू हुआ और आपके साथ जब तक आप पेपर ना देकर आएंगे, यहां तक पेपर देकर आएंगे उसका भी मैं दूंगा कि हाँ कौन मारे हैं, इसका कौन सही है, सारे सेट का आंसर दूंगा, वहां तक आपके साथ बना रहूंगा। प्लीज सपोर्ट करिए इस भाई को, सपोर्ट करिए इस सर को, प्लीज सपोर्ट करिए। आइए, उत्तल दर्पण हो गया। अब देखिए अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण उल्टा वास्तविक, कभी कभी उल्टा वास्तविक, बड़ा छोटा सब बनाता है ये। अब पूछे क्यों, सुनिए। अभी हम बताए हैं कि जब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में F तथा P के बीच में लाएंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, तो सीधा भी बनता है इसमें, याद रखिएगा, उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है इसमें, उल्टा सीधा दोनों बनता है इसमें, ठीक है। पर एक ही जगह यही एक पॉइंट है जहां सीधा बनता है, वरना हमेशा उल्टा बनता है। तो उल्टा किस में बनेगा, केवल इसी दर्पण में, बाकी किसी में उल्टा नहीं बनेगा। समतल में भी सीधा बनेगा, उत्तल में भी सीधा बनेगा, लेकिन उल्टा किस में बनेगा, तो सिर्फ और सिर्फ यही दर्पण है, पर एक पॉइंट को छोड़ के, एक पॉइंट को छोड़ के, समझ में आ गया। तो अवतल दर्पण उल्टा वास्तविक और बड़ा छोटा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है। आइए याद रखेंगे इसको। चलिए अब ये हमारा कितना नंबर हो गया, 24 से हम उल्टा गए हैं 15 तक। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके आइएगा, थैंक यू, जाइएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 से, तो प्लीज 1 सेकेंड। चलिए अब देखिए 14 से, हमने उधर देख लिया, अब 14 से देखते हैं। तो देखिए समतल दर्पण में वस्तु की दूरी, तो समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी होगा। समतल दर्पण जो हमने घर में यूज करते हैं दर्पण, उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो उस दर्पण से जितना दूरी पर रहेगा ना उतना ही दूरी पर पीछे लगेगा कि प्रतिबिंब बना है, और जितना बड़ा आप रहिएगा ना उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दिखता है। तो दोनों आपस में बराबर होते हैं, साइज भी बराबर होते हैं और दूरी जो है ना बराबर होते हैं। जितना दूरी पर आप खड़े होंगे दर्पण से उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब दिखेगा आपको दूरी पर। समतल दर्पण तो रात दिन यूज करते हैं हम लोग घर में, ठीक है। तो समतल दर्पण वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर बनाता है, ठीक है। फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, आपको पता है, अभी रिलेशन पीछे बताए हैं कि एफ जो होता है वो आर का यानी वक्रता त्रिज्या का आधी होता है। एफ जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होता है, इसे नोट करें। एफ जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसे नोट करें। और यहीं से रिलेशन बन जाएगा जैसे हमने बताया। देखिए तो हम क्या करेंगे, इधर आर जो है ना गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में, सॉरी इधर भागा में, इधर आके गुना में हो जाएगा, तो 2 गुना एफ बराबर आर हो जाएगा। तो ये भी रिलेशन सही है। तो रिलेशन पूछेगा इसमें कौन सही है, तो ये भी सही हुआ और रिलेशन ये भी सही हुआ। तो ये रिलेशन होता है एफ और आर के बीच में, प्लीज इसे नोट डाउन कर लेंगे। आगे जो है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब 2 ही प्रकार के तो होते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार 2 होते हैं, कौन कौन, सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, 2 ही प्रकार के तो प्रतिबिंब होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को तो कल्पना है उसको पर्दे पर नहीं उतार सकते, यही तो अंतर है। अंतर भी लिखा होगा सब्जेक्टिव में आता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताइए। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण में देखिए, समतल दर्पण है, समतल दर्पण में जो उसका किरण होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण का कोण जो है ना वो सब आपस में क्या होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं,
ठीक है, ये मैंने लिखा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जरूर यहाँ पर लिख दिया है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर के। जरूर याद रखें, कोण आई बराबर होता है कोण आर के। क्लियर हो गया, कोण आई बराबर होता है कोण आर के। चलिए आगे चलते हैं, कोण आई बराबर होता है कोण आर के, इसे जरूर नोट करें। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, मैंने करा दिया। आगे, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। अच्छा, प्रकाश का अपवर्तन भी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके भी 2 नियम। तब प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। क्या बोल दें? सब्जेक्टिव है? नहीं, टाइम लग जाएगा, सब्जेक्टिव में बताऊंगा। आइए, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। चलिए याद रखिएगा। पारभासी, पारभासी क्या होता है? थोड़ा दिखे पर थोड़ा कम दिखे, दिखे पर थोड़ा कम दिखे। जैसे कुहासा, कुहासा में देखेंगे तो क्लियर कोई चीज नहीं दिखेगा, पर दिखेगा हल्का, तो ऐसे चीज को पारभासी बोलते हैं। जैसे रक्त पारभासी होता है, कुहासा पारभासी होता है, बैलून, बैलून में हवा भर दीजिएगा ना तो दिखेगा पर हल्का दिखेगा। अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब अ मतलब नहीं, पार मतलब पार, जिसे प्रकाश आर पार न हो तो उसे हम पारदर्शी अपारदर्शी कहते हैं। जैसे टेबल, टेबल मेरे पास रखा हुआ, मैं आर पार नहीं देखूंगा, तो जब आर पार नहीं दिख रहा है तो उसे हम बोलेंगे अपारदर्शी। टेबल, कुर्सी, पत्थर, ये सब अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी जिसे किरण आर पार हो जाए तभी तो देखिएगा। कोई चीज को हम कैसे देख रहे हैं? जब किरण वहां से मेरी आंखों में आ रहा है तभी तो देख रहे हैं। तो जब किरण आर पार हो जाता है उसे हम पारदर्शी कहते हैं। तो पारदर्शी कौन है? जरा देखिए, पारदर्शी होता है कांच यानी शीशा, और पानी, हवा, ये सब पारदर्शी होते हैं। प्लीज लिख कर रखेंगे पारदर्शी वस्तु इसमें से कौन है, ठीक है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्लीज इसे नोट डाउन करेंगे, और आप कहेंगे तो इसको सब्जेक्टिव में लिखाऊंगा, पर सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर याद रखना किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अगला है अदीप्त, अप्रदीप्त, अप्रदीप्त। अप्रदीप्त का मतलब जिसके पास खुद का अपना प्रकाश नहीं हो उसे हम अप्रदीप्त कहते हैं। जिसके पास खुद को अपना प्रकाश नहीं हो उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे टेबल, टेबल अप्रदीप्त है, कुर्सी अप्रदीप्त है क्योंकि उसके पास प्रकाश ही नहीं है, और पत्थर, पत्थर भी अप्रदीप्त है क्योंकि उसके पास प्रकाश नहीं है। तो उसके बाद पुस्तक, पुस्तक भी अप्रदीप्त है क्योंकि पुस्तक के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि अंधेरा में छोड़ देंगे, अंधेरा घर में आएंगे, पुस्तक कहीं भी पड़ा रहे हमें दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि पुस्तक के पास अपना प्रकाश है ही नहीं। अगर अपना प्रकाश होता तो चमकता रहता कि वहां है। बात समझ में आ रहा है? तो जो चीज में अपना प्रकाश नहीं होता उसको अंधेरे में छोड़ देंगे तो उसे देखने के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, यानी टर्च लेकर आइए तो वो दिखेगा। और टर्च को जला के छोड़ दीजिए अंधेरे घर में, कहीं से भी आएगा तो टर्च दिख जाएगा, वहां के उसके पास प्रकाश है क्योंकि जला के छोड़े आपने। तो जो प्रदीप किसे कहते हैं? जिसके पास प्रकाश हो, ठीक है। अच्छा, प्रकाश, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा यानी सूरज की रोशनी। सूरज सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है, सूरज। और है ना, प्रकाश स्रोत का मतलब कितना भी बड़ा लाइट से लाइट, बड़ा से बड़ा लाइट लगा ले, लेकिन सूरज की रोशनी के आगे हर कोई फेल है। तो सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत कौन है? सूरज है। उसको सूरज को हम सौर ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है। फिर कहता है प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश इज अ एनर्जी। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। तो मैंने कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला इसमें, मैंने ऐसे कितने थे? 24 थे, पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने जोड़ दिया था। वो क्या जोड़ा था कि आवर्धन का मात्रा क्या होता है? तो आवर्धन का मात्रा मात्रा विहीन होता है। तो ये 25 हो गया टोटल क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन 25 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लेंगे और सब्जेक्टिव के लिए इंतजार करें अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।